सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार स्वामी 7वीं क्लास की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जीओ के अंदर भोजन अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मानव में पाचन के बारे में अध्ययन करेंगे कि मनुष्य के अंदर भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार से होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कि हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि हम अपने मुंह से ही भोजन को शरीर के अंदर अंतर्ग्रहित करते हैं, इसे पचाते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा हुआ भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। किस रूप में निष्कासित किया जाता है? मल के रूप में। हम भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात जो भोजन पच जाता है, भोजन पचने के बाद में जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है जिसे हम मल कहते हैं, वो मल के रूप में हम शरीर से बाहर निष्कासित कर देते हैं। क्या आपने ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? हम भोजन डेली करते हैं, लेकिन कभी हमने इसके बारे में नहीं सोचा है कि शरीर के अंदर जाने के बाद में इस भोजन का क्या होता है, आखिर पाचन कैसा होता है। तो भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर हमारी गुदा तक जाती है। तो भोजन जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद में एक लंबी नली से होकर गुजरता है। ये हमारी मुख गुहिका से स्टार्ट होती है और गुदा तक जाती है। इस नली को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका आता है मुख गुहिका, अभी अध्ययन करेंगे सबके बारे में हम। दूसरा आपका आता है ग्रास नाल या ग्रसिका। तीसरा आपका आएगा आमाशय। चौथा आएगा क्षुदांत्र यानी इसे अपन छोटी आंत भी कहते हैं। पांचवा आपका आता है प्रदांत्र यानी बड़ी आंत कहलाती है, जो मलाशय से जुड़ी होती है। कौन? बड़ी आंत। छठा आपका आता है मलद्वार यानी गुदा, जिसके द्वारा हम शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी मल को शरीर से बाहर निष्कासित कर देते हैं। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? क्या लगता हमको ऐसा ही है? कितने सारे भाग, 6 भाग आ चुके हैं, इसका मतलब बहुत लंबा भाग होगा ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे हमारा जो भोजन है विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। जैसे कि अपने पिछले पाठ के अंदर भी पढ़ा था कि भोजन के अंदर विभिन्न घटक पाए जाते हैं। 6 भाग के घटकों के बारे में हमने अध्ययन किया था। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है। तो इस प्रकार 6 हमने पढ़े थे। तो जैसे जैसे भोजन हमारे ये पाचन नली के अंदर प्रवेश करता है, तो पाचन नली में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो विभिन्न प्रकार के जो घटक है भोजन के, उनका क्रमिक रूप से पाचन होता रहेगा। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुदांत्र, आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां, जैसे कि लाला ग्रंथि से लाल ग्रंथि भी कहते हैं, यकृत जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और अग्नाशय पाचक रस स्थापित करती है। तो जैसे जैसे भोजन इस नली के आगे बढ़ता जाता है तो शरीर के अंदर ये जो 3 प्रकार की हमने ग्रंथियां देखी, लाल ग्रंथि है, यकृत है और अग्नाशय ग्रंथि है, ये शरीर में विभिन्न प्रकार के पाचक रस का स्त्रावन करती है ताकि भोजन को पचने में आसानी हो सके। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। हमने इसी पाठ के अंतर्गत पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था पाचन क्या कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना। तो ये कार्य करने में कौन सा है के साथ में यही ग्रंथियों से निकलने वाले जो पाचक रस है वो इस जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। तो आहार नाल और इससे संबंधित जो ग्रंथियां हैं ये दोनों ही मिलकर इसका निर्माण करती है पाचन तंत्र का। आहार नाल प्लस ग्रंथियां। तो देखो नीचे आपके सामने चित्र दिया हुआ है, ये देखिए चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए सबसे पहला जो इसका पार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है ये रहा मुख गुहिका, ये हमारे मुंह के अंदर।
लाल ग्रंथि, ये हमारे मुंह के अंदर पाई जाती है, इसको लाला ग्रंथि भी कहते हैं। जो हम खाना खाते हैं लाल निकलती है वो। इसके आगे भोजन जाता है ग्रसिका कहते हैं। ये जो लंबी नली आपको दिखाई दे रही है, ये है इसकी ग्रसिका, जिसे ग्रास नली भी कहते हैं। इसके बाद में इसका आगे वाला जो पार्ट आ रहा है वो कौन सा है हमारे पास, अमाशय। और अमाशय के पास में देखो ये यकृत ग्रंथि है, पित्ताशय है, ये अग्नाशय ग्रंथि है। अमाशय से ये रामाशय, यहाँ से भोजन जाता है अपने को क्षुदांत्र, यानी ये रहा जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंतर्गत गुच्छा भाग, ये है क्षुदांत्र यानी छोटी आंत्र कहते हैं इसको अपन। इसके बाद भोजन जाता है बड़ी आंत्र कहते हैं। ये रही बड़ी आंत्र, ये वाला भाग, ये बड़ी आंत्र है। फिर मलाशय, जिसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित होता है, मल बनता रहता है यहाँ पे। और ये रही गुदा, जिसके द्वारा हम सही से मल को बाहर निष्कासित समय समय पर करते रहते हैं। तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आहार के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो भाग आएगा आपका मुख और मुख गुहिका। तो उससे पहले शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक करता हूँ, तो आप ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, वेट कीजिएगा। ब्रेक के बाद में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो अपन बात कर रहे थे पाचन तंत्र के बारे में, जिसके अंदर जो पहला भाग आता है मुख और मुख गुहिका। तो भोजन का अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया। तो अंतर्ग्रहण हम किसके द्वारा करते हैं, मुंह के द्वारा करते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है, जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। तो एक बीच में छोटा सा बच्चों की एक समस्या है वो हल कर देते हैं कि चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडली क्षुदांत्र को देखकर आश्चर्यचकित है। वो जो आश्चर्यचकित है कि जो कुंडली नुमा सचना गुच्छा आपको दिखाई दिया था, कौन सा, ये देखिए क्षुदांत्र, ये इसकी बात कर रहा है कुंडली। तो वो जो ये जानना चाहता है कि वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो क्षुदांत्र, जो छोटी आंत पाई जाती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, ये वो जो जानना चाहता है। शायद हमको भी जानने की आवश्यकता पड़ेगी और ज़रूरी है। प्रश्न संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। सन्निकट का मतलब लगभग लंबाई दी गई है, छोटी बड़ी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। कल्पना कीजिए कितनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। तो प्रश्न संख्या आगे तब देखा जाएगा, लेकिन मैं आपको यही बता देता हूँ कि ये जो छोटी आंत होती है, इसकी लंबाई हमारे शरीर के अंदर लगभग 7 से 8 मीटर लंबी होती है। लगभग 7.5 नॉर्मली होती है, लेकिन 7 से 8 मीटर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। तो सोच सकते हैं कि 7.5-8 मीटर लंबी जो नली है वो हमारे शरीर के छोटे से भाग में किस प्रकार से रहती है, ये सोचने वाली बात है। पूछना सा क्वेश्चन को किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम दांतों के साथ से भोजन को चबाते हैं। मुंह के अंदर जैसे भोजन प्रवेश करता है, दांत से हम भोजन को काटते हैं, चबाते हैं, और यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। भोजन का जो निवाला मुंह के अंदर लेते हैं, फिर दांतों के साथ से हम भोजन के टुकड़े करते हैं, उनको पीसते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी सॉकेट में धंसा होता है। प्रत्येक दांत के नीचे, जिसे हम मसूड़े कहते हैं, प्रत्येक दांत जो उन मसूड़ों के अंदर, गर्त का मतलब क्या होता है, छोटा सा खड्डा, उसके अंदर ये धंसा रहता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है। हमारे मुंह के अंदर जितने भी दांत पाए जाते हैं, सबकी आकृति समान नहीं है, आकृति भिन्न भिन्न है और उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इनके अनुसार हम इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। हम अभी देखेंगे। हम एक छोटा सा क्रियाकलाप देख लेते हैं कि अपने हाथ धोइए।
दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। नॉर्मली हम कहते हैं हमारे मुंह के 32 दांत होते हैं, तो इन 32 दांतों को आपको गिनना है। कांच के सामने खड़े होकर अपने हाथों को पहले धोइए और अपने तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए और दांतों की संख्या लीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत है, एक तो संख्या लेनी है और दूसरा आपको ये देखना है कि क्या सभी दांतों की आकृति एक समान है, क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या अंतर आ रहा है उसके अंतर्गत। एक सेब अथवा रोटी को टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने यानी कर्तन एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं। रोटी का टुकड़ा हम जब मुंह के लेते हैं, जब आप सेब खाते हो, केला खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो सबसे पहले इसको हम तोड़ते हैं, ये टुकड़े के अंदर काटते हैं। तो ये जो काटने का कार्य है ये कौन से दांत करते हैं। फिर हम उसको चबाते हैं और महीन पीसते हैं, तो ये कौन से दांतों का कार्य होता है। कौन से दांत खाद्य पदार्थ को चीरने यानी वेदन यानी फाड़ने के काम आते हैं। उन दांतों को भी पहचान करिए जो चबाने और पीसने के काम आते हैं और अपने फ्रैक्शन जो है वो सारणी 2.2 में लिखना है। ये देखिए मैं आपको चित्र की सहायता से दर्शा देता हूँ कि कौन सा दांत क्या काम करता है। लगभग देखिए 4 प्रकार के दांत आपको चित्र के दिखाए गए हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचूर्णक और चूर्णक। नॉर्मली जो हमारा जो ये आगे वाले दांत होते हैं इनसे हम क्या करते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं। रत्नक दांत जो होते हैं, ये देखिए साइड के अंदर जो रत्नक दांत दिखाए हुए हैं, ये रत्नक दांत जो होते हैं वो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ये मांसाहारी प्राणियों के अंदर ज़्यादा विकसित होते हैं और हमारे शरीर के अंदर ये ज़्यादा विकसित नहीं होता है, क्योंकि चीरने फाड़ने का हमारे मुंह के अंदर कम ही किया जाता है। तो शेर के आपने देखे होंगे, मांसाहारी प्राणी के साइड के अंदर दो दांत निकले होते हैं बड़े बड़े से, वो यही रत्नक दांत होता है, चीरने और फाड़ने का काम करता है। फिर जो पीछे वाले दांत आते हैं अग्रचूर्णक और चूर्णक, इन दोनों का काम सेम है, ये भोजन को और महीन पीसने का कार्य करते हैं। तो ये इस प्रकार हमारे दांतों की संख्या है। एक आपको छोटी सी सारणी दी गई है, ये सारणी आपके होमवर्क है। आपको पता करना है कि कौन से दांत काटने वाले दांत होते हैं, चीरने फाड़ने वाले कौन से दांत हैं, ऊपरी जबड़ा निचले जबड़े के अंदर संख्या कितनी है, चबाने पीसने के अंदर कौन से दांत आते हैं। तो यहाँ लिखना आपको निचले जबड़े के अंदर कितने हैं, ऊपरी जबड़े के अंदर कितने हैं और टोटल कितने दांत हो गए। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये काम आपको करना है। हमारे मुख में लाला ग्रंथि को अपन लार ग्रंथि भी क्या कहते हैं, लार ग्रंथि भी अपन इसको कहते हैं। जो लाला रस को अपन कहते हैं लार। ये देखिए आप भी रह गया है, स्थापित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हम भोजन करते हैं उस मुंह के अंदर जो लार निकलती है, इस लार का हमारे शरीर के अंदर क्या काम है, उसको जानने से पहले छोटा सा काम और करते हैं कि दूध के दांत और स्तरी दांत के बारे में देखते हैं। छोटे बचपन में आपने देखे होंगे, सुना भी इसके बारे में। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे जब आप बचपन के अंदर, ये जब आप छोटे थे तो आपके जो दांत थे वो दांत गिरे थे सारे। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल बचपन में निकलता है और लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। तो प्रथम बच्चा जो जन्म लेता है उसके बाद जो पहले प्रकार के दांतों का सेट आता है, ये दांतों के जो सेट होता है ये 8 वर्ष की आयु के लगभग, किसी के 8 वर्ष के ज़्यादा भी होता है, ये दांत लगभग सारे गिर जाते हैं एक बार। इन्हें अपन क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं। जब ये दूध के दांत गिर जाते हैं उसके बाद में उसी स्थान पर दूसरे नए दांत आते हैं, उन्हें अपन कहते हैं स्तरी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्तरी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं। तो ये जो स्तरी दांत आता है ये पूरे जीवन के अंदर स्थायी रूप से बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं। बुढ़ापे के अंदर ये दांत भी लगभग गिरने लग जाते हैं अगर नॉर्मली ध्यान ना दिया जाए। एक छोटा सा क्रियाकलाप कर लेते हैं। क्या कहता है क्रियाकलाप, ये 2 परख नलियाँ लीजिए, इसको ए और बी चिन्हित कीजिए। ये देखो चित्र के अंदर आपने 2 परख नली ले रखी है हमने, ये ए है और ये बी है। क्या करना है इसके अंदर, परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल
डालने हैं और 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3-4 मिनट तक चबाइए। तो क्या करना, देखिए, एक पहली परख नली में एक अंदर है, 1 चम्मच उबले चावल डालना है। 1 चम्मच उबले चावल मुख में अपने को 3-4 मिनट तक चबाना है और दूसरी पनखली बी में इन्हें लेना है। दोनों पनखली में 3-4 ml पानी डाल देना है। देखो, पहले के अंदर सिर्फ चावल डाले थे अपन ने, दूसरे पनखली जो बी थे उसके अंदर हमने जो मुंह के अंदर चावल लिए थे उन चावल को चबा कर फिर उस पनखली में डालना है, कौन सी बी वाली में, और फिर दोनों पनखली के अंदर 3-4 ml पानी डालना है। अब दोनों पनखलियों में हमको क्या डालना है, आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालनी है। आयोडीन विलयन जिसे प्रैक्टिकल मैंने आपको लैब के अंदर भी करवाया था, आलू के साथ किया था अपनी क्रिया। तो ये आलू के स्थान पर चावल आ गया है, उनका परीक्षण कीजिए। आप प्रश्नली ए और बी में क्या अंतर देखते हैं, ये देखिए। दोनों प्रश्नली है, दोनों प्रश्नली के अंदर हमने ये ए बी इसके अंदर से चावल डाला था और अपने बी के अंदर अपने मुंह के अंदर चावल को चबाकर फिर डाला था अपन ने, और दोनों के अंदर आयोडीन की बूंदें डाल दी थी। तो देखिए ए प्रश्नली और बी में क्या अंतर आता है। प्रश्नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है, परिणामों की चर्चा अपने मित्रों या अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। तो बता देता हूँ मैं आपको, ऐसा क्या हुआ कि प्रश्नली ए नीला हो गया, फिर चावल के नाम जानते हैं कि स्टार्च होता है, मंड होता है, जबकि प्रश्नली बी के अंदर देखो नीला रंग नहीं आया। क्यों, क्योंकि प्रश्नली बी के अंदर वो चावल डाल रहे जो कि हमने मुंह के अंदर लिए थे। मुंह के अंदर जब चावल डाला था तो मुंह के अंदर चावल चबाने के टाइम में लाल ग्रंथि निकली थी, लाल ग्रंथि से लार निकली थी। इस लार ने क्या किया था कि जो स्टार्च आया था चावल के साथ, उस स्टार्च को चेंज कर दिया और स्टार्च को किसमें बदल दिया, देखिए शर्करा के अंदर बदल दिया। ये लिखा पड़ा देखो, मर्च को स्टार्च को अपन मंड भी कहते हैं, शर्करा में बदल दिया। तो जब अपन ने बी के अंदर आयोडीन डाला था तो स्टार्च न होने की वजह से इसका रंग परिवर्तित नहीं हुआ, और एक प्रश्नली के अंदर स्टार्च होने की वजह से यानी मंड होने की वजह से इसका रंग कैसा हो गया, नीला हो चुका है। तो आज हम थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। मिठाइयाँ सबकी फेवरेट। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाया जाता है, परंतु उनमें से हमें कोई हानि नहीं होती है। लगभग मुंह के अंदर लाखों प्रकार के जीवाणु एनी टाइम रहते हैं, लेकिन अधिकतर लाभदायक होते हैं, हानिकारक कम होते हैं। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत और मुंह को साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। लगभग तो सारे लाभदायक होते हैं, लेकिन आप खाना खाने के बाद में अगर मुंह को साफ नहीं करें, जीभ को साफ नहीं करें, दांतों को साफ नहीं करें, तो हमारे मुंह के अंदर जो हानिकारक जीवाणु होते हैं ये वृद्धि करने लगते हैं और अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। ये जो हानिकारक जीवाणु मुंह के अंदर रह जाते हैं, हम जो भोजन करते हैं, हमारे जो भोजन के जो कण होते हैं, ये भोजन के कण हमारे दांतों के अंदर फंस जाते हैं और दांतों के अंदर फंसे हुए इस भोजन के अंदर जो शर्करा उपस्थित होती है इसका विघटन करके और अम्ल का निष्कासन शुरू हो जाता है। ये जानने के लिए हम पाठ 5 के अंदर देखेंगे। और ये जो अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, दंत क्षय यानी दांतों का खराब होना। यदि समय रहते इसका उपचार न किए जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है और चरम अवस्था में दांत टूटकर गिर भी जाते हैं। अगर इन पर ध्यान न दिया जाए, रेगुलर दांतों को साफ न किया जाए, अगर शर्करा का विघटन इसी प्रकार जीवाणु करते रहे, हानिकारक जीवाणु बढ़ गए, तो दांत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएंगे, दंत क्षय हो जाएगा, दांतों के अंदर असहनीय पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। कई लोगों को हम देखते हैं कि दांतों के अंदर दर्द रहता है, वो इसी कारण होता है। और फिर भी इसका इलाज न किया जाए तो एन जाकर दांत टूट कर गिर भी जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय यानी जो कोल्ड ड्रिंक पी जाती है, चीनी युक्त मिठाइयाँ और अन्य पदार्थ दांत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर शर्करा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चॉकलेट बच्चों की फेवरेट होती है, कोल्ड ड्रिंक फेवरेट होता है, मिठाई फेवरेट होती है, सभी होती है लगभग। तो खाएं मना नहीं है, लेकिन खाने के बाद में दांतों को साफ ज़रूर करें। तो मैं आपको खाने के लिए मना नहीं करूँगा, तो खाएं, खूब खाएं, लेकिन
सावधानी पूर्वक दांतों को साफ करें, मुंह को अच्छे से साफ करें, ताकि आपके दांत आगे भी इन चीज़ों को खाने योग्य बने रहे। अन्यथा दांतों के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, दांत टूट जाएंगे, या दांतों के अंदर बीमारी लग जाएगी, फिर डॉक्टर मना कर देगा। तो इससे बढ़िया है हम सफाई रखें। आगे, अगर प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश और दांतुनी करनी चाहिए। नॉर्मली सुबह तो ब्रश करते ही हैं, लेकिन शाम को भी ब्रश कर लेना चाहिए। और जो भी चीज़ खाएं, कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। अब एनी टाइम ऐसा तो दिन भर मुंह चलता ही रहता है, कुछ तो कुछ खाते ही रहते हैं, तो हर बार खाने के बाद में मंजन करना भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ भी खाने के बाद में आप मुंह के अंदर कुल्ला जरूर करें एक बार। मुख के अंदर गंदी अंगुलियां तो बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। छोटे बच्चों की ये प्रॉब्लम आती है कि मुंह के अंदर वो गंदी अंगुली डाल लेते हैं, तो उंगली के अंदर भी कई बार जीवाणु लगे होते हैं, ये मुंह के अंदर चले जाते हैं तो हानि पहुंचाते हैं। तो मुंह के अंदर गंदी अंगुली बिल्कुल नहीं डालें। कुछ भी चीज़ खाएं तो खाने के बाद में एक बार मुंह के अंदर अपन खाली पानी मुंह में के अंदर डालकर मुंह को ऐसे ही दांतों को अंगुली से अच्छी तरह से मसल के साफ करके उस पानी को थूक देवें। तो उसको बार बार ब्रश करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और आपके दांत भी साफ रहेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे, इसके बारे में अध्ययन में नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो जाते जाते मैं आपको यही सलाह दूंगा कि वीडियो को अच्छी तरह देखें, समझें, और देखने के बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।